वी आर डिस्कसिंग कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस बेसिकली बहुत सारे इंटर रिलेटेड प्रोसेस से मिलकर बना है। इस बिजनेस एनालिसिस की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो ये है कि आप कंपनी वैल्यू एस्टिमेट कर रहे होते हैं। कंपनी वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू आप एस्टिमेट करते हो एक वैल्यूएशन मॉडल के थ्रू। वैल्यूएशन मॉडल की इनपुट्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर पे ऑफ्स जिन्हें आप पर्सपेक्टिव कैश फ्लोस और अर्निंग भी कहते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स। प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग फ्यूचर पे ऑफ इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव एनालिसिस। और इस फ्यूचर पे ऑफ को अच्छे से फोरकास्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कंपनी की बिजनेस प्रॉस्पेक्ट और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इवैल्यूएशन हो। इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस प्रॉस्पेक्ट इज a major goal of business strategy analysis। और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप असेस कर रहे होते हो यूजिंग फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है रिलायबिलिटी पे और इकोनॉमी कंटेंट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। इसके लिए ज़रूरी होता है अकाउंटिंग एनालिसिस। अकाउंटिंग एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो एनालिसिस है ये तीनों आ जाती हैं इसके अंदर, प्रोस्पेक्टिव एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड अकाउंटिंग एनालिसिस। बिजनेस एनवायरनमेंट स्ट्रेटजी एनालिसिस एक पूरे वैल्यूएशन मॉडल का पार्ट है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पार्ट नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट एंड स्ट्रेटजी एनालिसिस की। कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को एनालाइज करना एक इम्पॉर्टेंट एम है बिजनेस एनालिसिस का, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत सब्जेक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स टास्क है तो हम इसे सिंपलर टास्क में असाइन कर देते हैं ताकि हम इसे इफेक्टिवली अकम्प्लिश कर सकें। इसी पर्पस के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट एंड स्ट्रेटजी एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम कंपनी की इकोनॉमिक और इंडस्ट्री सर्कमस्टांसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे असेस करते हैं। इसके अंदर आपके प्रोडक्ट, लेबर, कैपिटल मार्केट्स, इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी सेटिंग में जो आता है सब कुछ, उन सबको एनालाइज कर रहे होते हैं। और जो कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटजी का एनालिसिस है उसके अंदर आप कंपनी के कंपेटिटिव स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स इन सबको असेस कर रहे होते हो और आइडेंटिफाई कर रहे होते हो। बेसिकली आप कंपनी का एक स्वॉट एनालिसिस कर रहे होते हो। बिजनेस एनवायरनमेंट स्ट्रेटजी एनालिसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी एनालिसिस, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे। अब इंडस्ट्री एनालिसिस जो है वो वेरी फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि कोई भी प्रॉस्पेक्ट या स्ट्रक्चर जो होता है इंडस्ट्री का वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रखता है। इंडस्ट्री एनालिसिस को हम ज़्यादातर एनालाइज करते हैं फ्रेमवर्क से जो प्रपोज किया था पोर्टर ने 1980 एंड 1985। इसको हम वैल्यू चेन एनालिसिस भी कहते हैं। इस फ्रेमवर्क के अंडर एक इंडस्ट्री जो है हम उसे कलेक्शन ऑफ कंपेटिटर की तरह देखते हैं, जो कि ओवरऑल कंज्यूमर और सप्लायर्स इनसे बार्गेनिंग भी कर रही होती है। उसके अलावा ये अपने बीच में भी इनका एक अच्छा कंपटीशन होता है और ये थ्रेट भी फेस कर रहे होते हैं न्यू इंट्रेंट से या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से। एक एग्जांपल इसकी दूँ तो फास्ट फूड एक जो फूड है उसकी एक इंडस्ट्री है। मैकडॉनल्ड्स हो गया, KFC हो गया, OPTP हो गया, ये सब इसका पार्ट है। अब ये सारे आपस में भी इनका एक कंपटीशन होता है। मैकडॉनल्ड्स का KFC से होगा, KFC का OPTP से होगा, OPTP का मैकडॉनल्ड्स होगा, मतलब इन सब का आपस में एक कंपटीशन है। लेकिन ओवरऑल फास्ट फूड इंडस्ट्री का कंपटीशन हम दूसरे रेस्टोरेंट से लगा सकते हैं जो दूसरे खाने प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर इंस्टेंट फूड मार्केट जो है उनसे लगा सकते हैं। तो इस तरह दो इंडस्ट्री का भी एक कंपटीशन होता है। इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर हम कंपनी प्रॉस्पेक्ट को और एक्चुअल और पोटेंशियल कंपटीशन जो एक कंपनी फेस कर रही है उन दोनों को असेस करते हैं। स्ट्रेटजी एनालिसिस के अंदर आप कंपनी के बिजनेस डिसीजन और उसका कंपेटिटिव एडवांटेज स्टैब्लिश करने पे जो उसकी सक्सेस रेट है उसको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। इसके अंदर कंपनी की स्ट्रेटजिक रिस्पॉन्सेज टू इट्स बिजनेस इन्वायरमेंट या फिर उसका जो रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स इट्स फ्यूचर एंड सक्सेस एंड ग्रोथ, इन सब को असेस कर रहे होते हो या एनालाइज कर रहे होते हो। स्ट्रेटजी एनालिसिस के अंदर आप कंपनी की कंपेटिटिव स्ट्रेटजी जो उसका
प्रोडक्ट मिक्स के लिए है या कॉस्ट स्ट्रक्चर के लिए है, इन सबका इन डेप्थ एनालिसिस करते हो। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड स्ट्रेटजी एनालिसिस के अंदर आपको इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्री फोर्सेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस पॉलिसी, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इन सब का भी एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है, या इन सब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ब्रॉड या मल्टी डिसिप्लिन नेचर का एक हमारे स्टडी है। इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग एनालिसिस की। अकाउंटिंग एनालिसिस के अंदर आप बेसिकली इवैल्यूएट कर रहे होते हो कंपनी की अकाउंटिंग को, कि वो उसकी इकोनॉमिक रियलिटी को कितने हद तक रिफ्लेक्ट कर रही है। इसके अंदर आप कंपनी के ट्रांजैक्शन इवेंट्स को स्टडी करते हो। उसके अलावा कंपनी के अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का जो इफेक्ट है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, उसे स्टडी करते हो और स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करते हो ताकि आपको एक बेटर रिफ्लेक्शन मिल सके जो भी इसकी इकोनॉमिक कंडीशन का है, और आप अपने एनालिसिस को बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किसी भी फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए प्राइमरी सोर्स होता है, क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही जारी होती हैं। तो इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि आप अकाउंटिंग एनालिसिस अच्छे से परफॉर्म करो। अब जो क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस है वो डिपेंड, जैसे कि पहले बताया, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिपेंड कर रही होती है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो रिलायबिलिटी है वो अकाउंटिंग एनालिसिस पे डिपेंड करता है। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग एनालिसिस कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए। जब तक अकाउंटिंग एनालिसिस ठीक से नहीं होगा आप कंपैरेटिव एनालिसिस ठीक से नहीं कर सकते। अकाउंटिंग जो है वो प्रोसेस है जजमेंट का, जो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो भी हैं अकाउंटिंग के, उनसे गाइडेंस हासिल करके करते हैं। बेशक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो स्टैंडर्ड्स उनके होते हैं और आप उन्हीं के थ्रू ही आप अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन बिजनेस के ट्रांजैक्शन और उसके इवेंट इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि आप एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स नहीं अडॉप्ट कर सकते तमाम कंपनी के लिए और तमाम टाइम पीरियड के लिए। उसके अलावा कंपनी के जो मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और आल्सो पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, क्योंकि इसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स की नीड्स भी पूरी करनी है और यहाँ पे उनकी कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट भी आ जाते हैं उन इंडिविजुअल्स के। इन इंडिविजुअल्स के अंदर यूज़र्स भी आते हैं, प्रिपेयरर्स भी आते हैं, रेगुलेटर्स भी आते हैं। यूज़र्स के अंदर आपके इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, क्रेडिटर्स, एनालिस्ट। प्रिपेयरर्स के अंदर आपकी कॉरपोरेशंस, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप्स आ जाती हैं। रेगुलेटर्स के अंदर आपकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और दूसरी एंटिटीज़ सच एज ऑडिटर्स, लॉयर्स, एजुकेटर्स, ये सब आ जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं इन तमाम लोगों की स्पेसिफिक नीड्स पूरी नहीं कर सकता। ये आपकी अकाउंटिंग को डिस्टॉर्ट कर सकता है। एक और फैक्टर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी को इम्पैक्ट करता है वो है अकाउंटिंग एस्टीमेट से होने वाला एरर, जो कि इनकम्प्लीट और इम्प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि आप अकाउंट रिसीवेबल, जैसे हमारे एक एसेट होते हैं, हमें लगता है कि ये हमारा एसेट जो है रिकवर हो जाएगा, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि जितना हमने एस्टीमेट लगाया होता है कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल हमें इतना मिलेगा, वो हमें नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल एक कंपनी या एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, तो हम उनसे अकाउंट रिसीवेबल अपना नहीं ले सकेंगे, तो जो हमारी एस्टिमेशन था वो उस तरह से नहीं मिला हमें, या हमारा एसेट वो कम हो गया। इस तरह और बहुत सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट होते हैं जो एरर क्रिएट करते हैं। यही अकाउंटिंग लिमिटेशंस जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यूज़फुलनेस को अफेक्ट करती हैं और इससे दो तरह की प्रॉब्लम अराइज हो सकती हैं, कंपेरेबिलिटी प्रॉब्लम और अकाउंटिंग डिस्टॉर्शन। कंपेरेबिलिटी प्रॉब्लम्स बेसिकली लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वजह से अकाउंटिंग लीड्स में अराइज होती हैं और वो कंपेरेबिलिटी प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाती हैं। कंपेरेबिलिटी प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब आपकी कंपनी डिफरेंट अकाउंटिंग यूज़ कर रही हो सिमिलर ट्रांजैक्शन के लिए या सिमिलर इवेंट के लिए। उसके अलावा अगर कंपनी चेंज कर लेती है अपनी अकाउंटिंग मेथड को ओवर द टाइम, तो इससे भी आपकी टेम्पोरल कंपेरेबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर लेती है। एक कंपनी जो है वो डेप्रिसिएशन कर रही है स्ट्रेट लाइन मेथड से और दूसरी कर रही है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से, तो दोनों की पर्पस तो डेप्रिसिएशन ही है, ट्रांजैक्शन तो डेप्रिसिएशन की ही हो रही है,
लेकिन वो दोनों डिफरेंट हैं, तो आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते। सेकंड जो है वो आपकी इम्प्रिसाइजेशन होती है अकाउंटिंग में, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर देती हैं। ये डिस्टॉर्शन जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को डिविएट कर देती हैं अंडरलाइंग इकोनॉमिक से। ये 3 फॉर्म में हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे एस्टिमेशन एरर हैं। तो एस्टिमेशन एरर बेसिकली आपकी मैनेजरियल एस्टिमेट्स जो कभी मतलब ऑनेस्ट एरर्स और ओमिशंस करने जानबूझ के ना की गई हों, अनजाने में गलती हो जाए किसी मैनेजर से किसी भी ट्रांजैक्शन को लिखते हुए, तो उसे हम एस्टिमेशन एरर कहते हैं। और कुछ दफ़ा इस तरह होता है कि मैनेजर जानबूझ के कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में को मैनिपुलेट करता है, उसको हम अर्निंग मैनेजमेंट कहते हैं। थर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो भी कंपनी की डिस्टोर्शन कर देते हैं, अकाउंटिंग डिस्टोर्शन करते हैं और आपकी इकोनॉमिक रियलिटी को सही तरह से कैप्चर नहीं कर पाते। ये जो 3 टाइप की अकाउंटिंग डिस्टोर्शंस हैं वो अकाउंटिंग रिस्क क्रिएट करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। अकाउंटिंग रिस्क जो है इज अनसर्टेनिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू अकाउंटिंग डिस्टोर्शंस। अब जो मेजर गोल है अकाउंटिंग एनालिसिस का वो यही है कि आप एवेल्युएट कर सको और रिड्यूस कर सको इस अकाउंटिंग रिस्क को और इम्प्रूव कर सको इकोनॉमिक कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इस इंक्लूडिंग देयर कंपेरेबिलिटी। इस गोल को मीट करने के लिए ज़रूरी है कि आप रीस्टेटमेंट करो, रीक्लासिफिकेशन करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ताकि आप उनकी इकोनॉमिक कंटेंट को और कंपेरेबिलिटी को इम्प्रूव कर सको। इसके अंदर जो आपकी टाइप और एक्सटेंट ऑफ एडजस्टमेंट होती है वो आपकी एनालिसिस पर डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल जब आप इक्विटी एनालिसिस के लिए अपनी एडजस्टमेंट करोगे वो क्रेडिट एनालिसिस से डिफरेंट होंगी। उसके अलावा जो आपकी अकाउंटिंग एनालिसिस है, अकाउंटिंग एनालिसिस के अंदर कंपनी की अर्निंग्स क्वालिटी का बेसिकली इवैल्यूएशन हो रही होती है। या आप एक ब्रॉडली बात करें तो कंपनी की अकाउंटिंग क्वालिटी की इवैल्यूएशन हो रही होती है। जब कंपनी की अर्निंग क्वालिटी की इवैल्यूएशन होती है तो ज़रूरी है कि आप उसके कुछ फैक्टर्स को एनालाइज करो, जिसके अंदर कंपनी के बिजनेस आ जाता है, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी आ जाती है, उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज आ जाती है, उसकी द परफॉर्मेंस आ जाती है और रेपुटेशन ऑफ मैनेजमेंट आ जाती है, अपॉर्चुनिटीज़, इंसेंटिव्स फॉर अर्निंग मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपको एनालाइज करना होता है। अकाउंटिंग एनालिसिस के अंदर आपकी एवेल्यूएशन ऑफ अर्निंग परसिस्टेंस भी कभी कभी इंक्लूड होती है, जिसे हम सस्टेनेबल अर्निंग पावर कहते हैं। अकाउंटिंग एनालिसिस को बहुत ज़्यादा नहीं समझा गया और ना ही इसे इतना इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है। इसका एक रीज़न ये भी है कि इसका नॉलेज हर किसी के पास नहीं होता। इसके लिए आपको अकाउंटिंग का एक बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए ताकि आप अकाउंटिंग एनालिसिस अच्छे से कर सको। और जिन लोगों के पास यह नॉलेज नहीं होता वो अकाउंटिंग एनालिसिस को एक सरसरी तौर पे करते हैं और जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखी होती है उसे एज इट इज़ उठाते हैं और उसका एनालाइज कर देते हैं, उसकी रीस्टेटमेंट क्लासिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं करते। क्योंकि वो ऐसे करते हैं और इसके अंदर डिस्टॉर्शंस के चांस बहुत ज़्यादा थे, तो उन्हें वो एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलता या उन्हें इकोनॉमिक रियलिटी नहीं मिलती और इस वजह से आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस के पास जो इंफॉर्मेशन आनी थी वो भी उन्हें ठीक तरह से नहीं मिलती। तो बहुत ज़रूरी है कि अकाउंटिंग एनालिसिस अच्छी तरह परफॉर्म किया जाए। इसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की। फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर बेसिकली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे होते हो ताकि आप कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को जज कर सको और उसकी फाइनेंशियल फ्यूचर जो आपकी परफॉर्मेंस होगा उसको असेस कर सको। इसके अंदर आपके बेसिकली बहुत 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए। 1 सेट ऑफ क्वेश्चन जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि आपकी कंपनी के पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो उसे सक्सीड होने के लिए, ग्रो होने के लिए मदद करेंगे। कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें वो इन्वेस्ट कर सकता है न्यू प्रोजेक्ट में, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के क्या क्या सोर्सेज हैं, कंपनी की फ्यूचर अर्निंग पावर क्या है। और दूसरे जो सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड यानी उसके एक तरह से पास्ट परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं कि कंपनी ने जो अपनी एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी वो डिलीवर की है, उसकी एबिलिटी इतनी है या नहीं। फॉर एग्जांपल कंपनी कितनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है कंपनी की, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है,
उसकी अर्निंग्स जो हैं वो उसकी जो उन्होंने पिछली दफ़ा फोरकास्ट की थी उससे मीट कर रही हैं या नहीं। इसके अंदर कंपनी इस सारे एनालिसिस के बाद आप देखते हो कि कंपनी ने अपनी एक्सपेक्टेशन से अंडर परफॉर्म किया है या ओवर परफॉर्म किया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपके फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर आपके 3 ब्रॉड एरियाज आ जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के अंदर आप कंपनी के ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एवेल्यूएशन कर रहे होते हैं। इसके अंदर कंपनी के सोर्सेज, उसकी लेवल्स ऑफ प्रॉफिट, इन सब पे फोकस होता है। और इसके अलावा आपको कंपनी के जो डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइवर्स हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना होता है और मेजर करना होता है। इसके अंदर आपके 2 जो मेजर सोर्सेज हैं प्रॉफिटेबिलिटी के, फॉर एग्जांपल मार्जिन्स और टर्नओवर। मार्जिन्स और टर्नओवर इन दोनों को आप इन दोनों जो सोर्सेज हैं प्रॉफिटेबिलिटी के, उन दोनों को वैल्यूएट कर रहे होते हैं। जो मार्जिन्स हैं वो पोर्शन ऑफ सेल हैं दैट आर नॉट ऑफसेट बाय कॉस्ट, और जो टर्नओवर है वो आपकी कैपिटल यूटिलाइजेशन है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के अंदर आप चेंजेस इन प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी सस्टेनेबिलिटी या भी अर्निंग की सस्टेनेबिलिटी के रीजंस पे फोकस कर रहे होते हैं। रिस्क एनालिसिस जो है उसके अंदर आप ये देखते हो कि कंपनी ने जो अपनी कमिटमेंट की थी उससे मीट किया है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है या नहीं है। रिस्क एनालिसिस के अंदर आप कंपनी की सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी को देख रहे होते हो और उसकी अर्निंग्स वेरिएबिलिटी को देख रहे होते हैं। रिस्क एनालिसिस जो है वो मेजर पार्ट है क्रेडिट एनालिसिस का, क्योंकि क्रेडिटर्स को ही सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है रिस्क को लेके। तो रिस्क एनालिसिस के अलावा इक्विटी एनालिसिस का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमने कंपनी की परफॉर्मेंस और उसकी सस्टेनेबिलिटी और रिलायबिलिटी देखनी होती है ताकि हमें कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिले। वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात हो रही है जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि हमें वैल्यूएशन मॉडल के लिए जो इनपुट चाहिए। कंपनी के जो थर्ड है एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो, उसके अंदर आप कंपनी का कैश देखते होते हैं कि कहाँ कहाँ से ऑब्टेन हुआ और कहाँ कहाँ से उसके फंड्स जो हैं वो डिप्लॉय हो रहे हैं। इस एनालिसिस के अंदर आप कंपनी की फ्यूचर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को स्टडी करते हो इन डेप्थ। फॉर एग्जांपल एक बात करें कि एक कंपनी है जो खुद कैश जनरेट करके अपनी न्यू इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपने न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है, और जो कंपनी बी है वो उधार लेके बैंक से लोन लेके और फिर इन्वेस्ट कर रही है। तो कंपनी ए बेटर होगी कंपनी बी से, क्योंकि वो खुद कैश जनरेट कर रही है और न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है। इसके बाद हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव एनालिसिस की। पर्सपेक्टिव एनालिसिस के अंदर आप बेसिकली फ्यूचर पे ऑफ को फोरकास्ट कर रहे होते हो, टिपिकली अर्निंग्स, कैश फ्लोज या फिर दोनों। इस एनालिसिस के अंदर आपके अकाउंटिंग एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी एनालिसिस, इन तीनों से ही आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। आउटपुट जो है प्रोस्पेक्टिव एनालिसिस का वो होता है एक्सपेक्टेड फ्यूचर पे ऑफ, जिसे आप कंपनी वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए यूज़ करते हो। क्वांटिटेटिव टूल्स ज़रूर मौजूद हैं इसे फोरकास्ट करने के लिए, लेकिन ताकि आपकी फोरकास्ट एक्यूरेसी इंप्रूव हो, लेकिन पर्सपेक्टिव एनालिसिस फिर भी एक सब्जेक्टिव प्रोसेस ही है। इसलिए पर्सपेक्टिव एनालिसिस को एक आर्ट के तौर पे रेफर किया जाता है, ना कि एक साइंस के तौर पे, क्योंकि इसके लिए आपको स्किल रिक्वायर्ड है। बेशक बहुत सारे टूल्स भी मौजूद हैं तो जो आपको इन्हेंस कर सकते हैं इस आपके एनालिसिस को। आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया, आपके पास फ्यूचर पे ऑफ्स आ गए, फोरकास्ट आ गई उनकी। इन दोनों जो आपकी इनपुट्स हैं मिला के आप वैल्यूएट करते हो, कंपनी की वैल्यू पता करते हो। वैल्यूएशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वैल्यूएशन ही बेसिकली आपके बिजनेस एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव है। वैल्यूएशन basically refers to the process of converting forecast of future payoffs into the estimate of company value। जो भी आपको फ्यूचर पे ऑफ्स मिले हैं आप उन्हें कन्वर्ट करते हो कंपनी की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए। कंपनी की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक वैल्यूएशन मॉडल जो हमने स्टार्ट में बात की थी उसकी ज़रूरत होती है। उसके अलावा कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पता करना होता है, जो हमने अभी रिसेंटली सीखा है कि हम कैसे पता करते हैं। उसके बाद जो बहुत सारे वैल्यूएशन मॉडल हैं वो इसी तरह काम करते हैं, लेकिन कुछ वैल्यूएशन मॉडल ऐसे भी हैं जो करंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के थ्रू भी हमें कंपनी की वैल्यू दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को वैल्यूएशन का और बिजनेस एनालिसिस के कंपोनेंट का
पता चल गया होगा। मेरा टॉपिक आज का यहीं पे था। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।